रिबॉर्न एक नई जिंदगी चैप्टर 5। कारण कपूर का रूम पूरी तरह शांत था। हेवी कर्टन्स बंद, सिर्फ बेडसाइड लैंप की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। कारण बेड के किनारे बैठे हुए हाथ में फोन और आंखों के सामने वही तस्वीर। क्रिटिका। वो तस्वीर देखते हाई उनके दिल में एक अजीब सी कसक उठी थी। ऐसी फीलिंग जिसे ना वो नाम दा पा रहे ना समझ। ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उन्होंने खुद से हाई पूछा। उनका दिमाग हर पहलू को एनालाइज कर रहा था। आइज, फीचर्स, सिमिलैरिटी और वो ब्लू आंखें। तभी उनकी आंखें बैंड हो गई और यादें 25 साल पीछे चली गई। फ्लैशबैक। 25 साल पहले एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग के बाद एक हाई प्रोफाइल पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई थी। कारण इस मीटिंग में गए थे और पार्टी में भी। ग्लास में ड्रिंक थी, नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ मिले गया था। ये बात उन्हें टैब पता हाई नहीं चली। इस रात के बाद उन्हें कुछ याद नहीं। जब अगले दिन सुबह आंख खुली तो वो अपने होटल रूम में थे। अकेला। उनके पास कोई नहीं था, ना कोई चेहरा, ना कोई याद। वक्त गुजर गया और 9 महीने बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका आया। उनकी पर्सनल असिस्टेंट रोमी मेहरा उनके सामने खड़ी थी और उसके साथ 2 छोटे बच्चे। रोमी ने क्लेम किया था, ये बच्चे आपके हैं कारण सर। उसने कारण पर प्रेशर डाला, शादी के लिए, जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने के लिए। लेकिन कारण ने शादी नहीं की। उन्हें रोमी के लिए कभी वो फीलिंग आई नहीं। ना दिल ने हाँ कही, ना रूह ने। हाँ, बच्चों के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली। रोमी को एक बहुत बड़ी रकम दी और आज तक देते आ रहे थे। दुनिया को बस इतना हाई पता था, कबीर और मन्नत की मां रोमी मेहरा है और पिता कारण कपूर। लोगों को लगा शायद उनके बीच कोई झगड़ा हुआ होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से वो अलग रहते हैं। पर सच ये था, कारण ने आज तक रोमी से शादी नहीं की क्योंकि उनका दिल कभी माना हाई नहीं। और फिर उनकी आंखें ब्लू थी जबकि रोमी की आंखें ब्लैक थी। ये सवाल कारण के मन में सालों से दबा हुआ था। रोमी अक्सर कपूर मैंशन आती जाती थी। शुरू में कबीर और मन्नत को वो ठीक लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, रोमी का असली चेहरा उनके सामने आने लगा। उसका बिहेवियर कभी भी माँ जैसा नहीं था। ना प्यार, ना प्रोटेक्शन, ना ममता। कबीर और मन्नत दोनों के मन में धीरे धीरे एक हाई डाउट पैदा हो गया। ये हमारी माँ नहीं हो सकती। पर किसी ने कभी ये बात जुबान पर नहीं लाई। इन्हीं सब सोचों के बीच कारण का दिमाग थक गया। उनके हाथ से फोन धीरे से बेड पर फिसल गया। आंखें बैंड हो गई और वो सो गए, इस बात से बिल्कुल अनजान की जो तस्वीर आज उन्होंने देखी थी वो सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक सच का दरवाजा थी जो अब धीरे धीरे खुलने वाला था। अगला दिन पंजाब, अमृतसर। सुबह की ठंडी हवा होटल के रूम नंबर 808 की खिड़कियों से धीरे धीरे अंदर आ रही थी। बाहर से शंख और गुरुद्वारे की सुबह वाली शांति सी महसूस हो रही थी। आज का दिन स्पेशल था। सब लोग इंडियन ड्रेस कोड फॉलो करने वाले क्योंकि आज गोल्डन टेम्पल जाना था। रूम के अंदर सबसे पहले कविश उठ चुका था। नए दिन का एक्साइटमेंट उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो बेड के पास खड़ा होकर अपनी मॉम को हिला रहा था। मॉम, उठो ना, हमें जाना है। काशवी ने पहले तो करवाट बदली, पर कविश की आवाज़ सुनते हाँ आंखें खुल गई। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाँ बाबा, उठ गए, पर पहले हमें ब्रेकफास्ट करने जाना होगा। कविश ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया, जैसे ये जवाब यूज बिल्कुल पसंद आया हो। तभी अचानक नॉक नॉक दूर पर आवाज हुई। काशवी ने कविश की तरफ देखा। वो अभी बेड पर बैठा था। उसकी हाइट इतनी नहीं थी कि पीपहोल तक पहुंच सके। रुको, मैं देखती हूँ। काशवी बेड से उठकर दूर की तरफ बढ़ी। उसके कदम जैसे हाई दूर के पास पहुंचे। नॉक फिर से हुई, थोड़ी ज्यादा क्लियर, थोड़ी ज्यादा फर्म। काशवी ने पीपहोल से झांकने के लिए झुक कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी क्यूरियोसिटी आ गई। पीछे से कविश ने पूछा, मॉम, कौन है? काशवी ने धीरे से हाथ दूर के हैंडल पर रखा।
और एक पल के लिए रुक गई, जैसे ये सिर्फ एक नॉक नहीं था बल्कि किसी आने वाली कहानी का पहला इशारा। दरवाजा खुलते हाई सामने मृणाल और काव्या खड़े थे। उनके चेहरे पर सुबह की फ्रेश एनर्जी थी। काशवी कुछ समझ पाती उससे पहले हाई दोनों बच्चे अंदर दौड़ते हुए आ गए। कविश, मृणाल और काव्य ने एक साथ चिल्लाया। ये देखकर काशवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दरवाजे पर ऐब जाया और ट्रूप्टी खड़ी थी। जाया, जो काव्य की मॉम थी, और ट्रूप्टी, मृणाल की मॉम। दोनों के हाथों में शॉल थी और चेहरे पर सुबह की रिलैक्स्ड सी चमक। काशवी ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। आइए, अंदर आइए ना, ट्रूप्टी मुस्कुराते हुए बोली। काशवी, हम सब ब्रेकफास्ट करने नीचे जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बुफे लगा है। सोचा तुम्हें भी साथ ले चलें। काशवी ने हेयर को पीछे सेट करते हुए कहा। तुम लोग जाओ, मैं बस फ्रेश होके आती हूँ। तभी कविश ने एक्साइटमेंट से बोला, मॉम, मैं इनके साथ जाऊं। वेज भी सब नाइट सूट में हाई हैं। काशवी ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, जाओ, लेकिन लिफ्ट से सीधा ग्राउंड फ्लोर, कहीं इधर उधर नहीं। ओके मॉम। कविश ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। मृणाल, काव्या, कविश, तीनों बच्चे आगे चल दिए। उनके पीछे ट्रूप्टी और जाया भी लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और काशवी वापस रूम के अंदर आ गई। कुछ हाई देर में काशवी फ्रेश हो चुकी थी। सिंपल इंडियन सूट, बाल नीटली बंधे हुए और चेहरे पर सुबह की सॉफ्ट ग्लो। उसने अपना हैंडबैग उठाया और रूम से बाहर निकल आई। रूम 8th फ्लोर पर था। लिफ्ट का बटन प्रेस करते हाई हल्का सा डिंग हुआ। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही थी। 8, 7, 6। काशवी का मन आज शांत था। गोल्डन टेम्पल जाने का ख्याल दिल को एक अलग हाई सुकून दे रहा था। जैसे हाई लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, दरवाजे खुलते हाई बुफे एरिया की हल्की सी खुशबू हवा में घुल गई। सुबह का नाश्ता और एक नया दिन अनजाने मोड़ के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे हाई काशवी बुफे एरिया में आए, उसकी नज़र इधर उधर घूमने लगी। ब्रेकफास्ट हॉल का एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइवली था। सॉफ्ट पंजाबी म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा था और सुबह की रोशनी ग्लास वॉल्स से अंदर आ रही थी। तभी साइड में बैठे हुए ट्रूप्टी और जाया उससे दिख गए। ट्रूप्टी ने मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया, काशवी, यहाँ आ जाओ। जाया ने कुर्सी थोड़ी सी आगे खींच दी, जैसे पहले से हाई उसकी जगह तैयार हो। काशवी ने बुफे से अपनी प्लेट ली और खुद के लिए खाना सर्व किया। वहाँ ऑथेंटिक पंजाबी फूड लगा हुआ था। गर्मा गर्म अमृतसरी आलू कुलचा, फ्रेश माखन के साथ छोले, पनीर भुर्जी की खुशबू, पंजाबी कढ़ी, बटर लोडेड परांठे और साइड में लस्सी का बड़ा गिलास, ऊपर मलाई की मोती परत। प्लेट भरकर काशवी उनके पास आ गई और बैठ गई। वो जैसे हाई खाना शुरू करने वाली थी, उसकी नज़र फिर से इधर उधर गई। उसकी आंखें बच्चों को ढूंढने लगी। कविश, मृणाल, काव्या, उसने धीरे से पूछा। टैब जाया कैजुअली बोली, अरे वो लोग वॉशरूम गए हैं। यही फर्स्ट फ्लोर पर हाई है। आते हाई होंगे। काशवी ने सहेले। अच्छा। फिर तीनों लेडीज खाना खाने लग गई। छोले कुलचे का स्वाद, माखन की खुशबू और सुबह की भूख, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन काशवी का मन पूरी तरह खाने में नहीं लग पा रहा था। उसकी नज़र बार बार एंट्री गेट की तरफ जा रही थी। कपूर मैंशन सुबह का वक्त। बड़ा सा डाइनिंग एरिया रोशनी से भरा हुआ था। शीशे के झरोखों से आती सुबह की धूप डाइनिंग टेबल पर रखे सिल्वर कटलरी पर चमक रही थी। टेबल पर सिंपल पर रॉयल ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। अमरदीप जी अपनी चेयर पर शांत बैठे, द न्यूज़पेपर साइड में रखा हुआ। अंजलि जी मन्नत के पास बैठी थी, प्यार से उसकी प्लेट में कुछ रखते हुए। कबीर कॉफ़ी सीप करते हुए सोच में डूबा हुआ था और मन्नत बिल्कुल नॉर्मल थी। यूज रात के ड्रामा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कारण कपूर आज वहाँ नहीं थे। वो सुबह सुबह हाई किसी इम्पोर्टेंट काम से निकल चुके थे। कुछ पल बाद कबीर ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा, दादी जी, मैं होटल जा रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट के बाद। अंजलि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जाओ।
टैब अमरदीप जी ने अपनी गहरी आवाज में बात रखी। बेटा, कल वाली बात रोमी को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे इस सब में कुछ गलत लग रहा है। कबीर ने बिना सवाल किए सर हिला दिया। जी, दादी जी। फिर अंजलि जी ने मन्नत की तरफ देखा और प्यार से बोली, बेटा, आज हम गुरुद्वारा जा रहे हैं। आप भी रेडी हो जाइए, आप हमारे साथ चल रही हो। मन्नत ने खुशी से जवाब दिया, हाँ दादी जी। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद कबीर अपने काम के लिए निकल गया और मन्नत, अंजलि जी और अमरदीप जी के साथ अपने रूम की तरफ चल दी। रेडी होने के लिए कपूर मैंशन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर कहीं ना कहीं कल रात का सच अभी भी हवा में था, छुपा हुआ लेकिन जिंदा। होटल फर्स्ट फ्लोर, वॉशरूम एरिया। वॉशरूम के बाहर वॉश बेसिन के पास 3 बच्चे खड़े थे, कविश, मृणाल और काव्या। तीनों ने हाथ सैनिटाइज किए और जैसे हाई बाहर निकले, कविश किसी से टकरा गया। सॉरी, कविश ने तुरंत पीछे मड़कर कहा, लेकिन सामने वाला आदमी बिना रुके आगे बढ़ने लगा, जैसे उसने सुना हाई ना हो। काव्या ने धीरे से मृणाल के कान में कहा, ये अंकल तू बहुत कड़ूस लगते हैं। मृणाल ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ काव्या, सही बोल रही है तू। कविश ने उन दोनों को शांत करते हुए कहा, नहीं यार, शायद बिजी होंगे। तब मृणाल और काव्या ने थोड़ा जोर से कहा, तुमने अंकल को सॉरी बोला था। उनकी आवाज उस आदमी के कानों तक पहुंच गई। वो 2 कदम आगे जा चुका था, अचानक रुक गया, फिर धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी नज़र सीधी तीनों बच्चों पर जा टिकी। एक पल के लिए वो बस देखता रहा, फिर उसकी आंखें एक बच्चे पर टिक गई। ग्रीन आइज। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। यूं से एक अजीब सी अपनापन वाली फीलिंग आने लगी, बिना वजह, बिना लॉजिक। उसकी नज़र धीरे धीरे नीचे गई और वो कविश को देखने लगा। मृणाल को लगा शायद अब अंकल डांटेंज। वो तुरंत आगे आ गया और थोड़ा प्रोटेक्टिव टोन में बोला, अंकल, मैंने बोला था, आप मेरे फ्रेंड को मत देखिए। अगर कुछ बोलना है तो मुझे बोलिए। वो आदमी पहले तो थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर मुस्कुरे। अच्छा, उसकी आवाज़ काम थी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और आपके मॉम डैड कहाँ हैं? कविश ने सीधे जवाब दिया, अंकल, हम वॉशरूम यूज़ करने आए थे। सॉरी, मुझे आपसे टक्कर लग गई। उस आदमी ने कविश को ध्यान से देखा। उसकी आवाज़, उसका चेहरा और वो ग्रीन आंखें, सब कुछ यूज़ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। कविश फिर बोला, हम अपनी स्कूल के साथ यहाँ कैंप पे आए हैं। ये सुनते हाय उस आदमी के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो थोड़ा झुककर बोला, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कविश पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कविश काशवी देसाई। ये सुनते हाय उस आदमी के चेहरे पर कुछ बदल गया। दिल के अंदर जैसे कोई पुरानी याद जोर से टकरा गई हो। उसने अपने साथ खड़े असिस्टेंट की तरफ देखा और धीरे से कहा, इन बच्चों को ग्राउंड फ्लोर तक छोड़कर आओ। असिस्टेंट ने सर हिला दिया। वो आदमी पल भर के लिए फिर से बच्चों को देखता रहा, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं था, करण कपूर। वही करण कपूर जो आज काम का बहाना बनाकर सुबह सुबह होटल आ गया था। कल रात से हाय उसके दिल में एक बेचैनी थी, उस लड़की के बारे में जान की, जो मन्नत जैसी दिखती थी, लेकिन यूज ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जवाब यूज किसी और रूप में मिलने वाला है। एक बच्चे की ग्रीन आंखों में मुंबई देसाई कंपनी हेडक्वार्टर्स। शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियों से मुंबई का स्काईलाइन साफ दिख रहा था। देसाई कंपनी का ऑफिस हमेशा की तरह बिजी था, लेकिन आज कृतिका देसाई को सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। उसका दिल बिना वजह भारी था, जैसे कुछ होने वाला हो, पर क्या ये वो खुद भी नहीं जान पा रही थी। वो अपनी कैबिन में बैठी, लैपटॉप के स्क्रीन पर नजर थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। उसने इंटरकॉम उठाया और कामली बोली, फाइनेंस टीम से एक अपडेट भेजे दो। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस फ्लोर पर निकली, एम्प्लॉयज से बात की, प्रोजेक्ट्स की हलचल ली। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर का अजीब सा एहसास जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और कनाडा का नंबर डायल किया।
हेलो आदित्य। दूसरी तरफ से फेमिलियर आवाज आई। हाँ मॉम, कैसे हो? सब ठीक है वहाँ? काम कैसा चल रहा है? कृतिका ने पूछा। कुछ मिनट की बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया। आदित्य के साथ बात करके उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। उसके बाद उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। फाइल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, जैसे अपने दिल की बेचैनी को काम के शोर में दबा देना चाहती हो। दिल्ली। इधर विक्रम अपने ऑफिस में था। काशवी और कविश के पंजाब जाने के बाद उसके दिल्ली के कुछ बिजनेस काम पेंडिंग थे, इसलिए वो वापस आ गया था। डेस्क पर फाइल्स बिखरी हुई थी, पर उसका मन भी कहीं और अटका हुआ था। उसने कृतिका के शब्द याद किए। मैं काशवी को माना नहीं करूंगी, यूज एक मौका देना चाहिए। ये सुनकर उसका दिल पहले भारी हो गया था, पर फिर धीरे धीरे हल्का भी। शायद वक्त था ये सब ठीक कर द। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और काम पर ध्यान लगाया। मुंबई, दिल्ली, कनाडा, अलग अलग शहरों में लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, पर कहीं ना कहीं किस्मत अपने धागे चुपचाप जोड़ रही थी। पंजाब होटल रूम। सुबह काशवी और कविश अपने रूम में रेडी हो रहे थे। आज का दिन खास था। गोल्डन टेम्पल जाना था, इसलिए सब कुछ सिंपल, शुद्ध और ट्रेडिशनल रखा गया था। काशवी ने आज रेड कलर का पटियाला सूट पहना था। सूट का फैब्रिक सॉफ्ट था, लेकिन उसका कलर काफी रॉयल लग रहा था। दुपट्टा नीटली शोल्डर्स पर सेट था। एक हाथ में कैडर, दूसरे हाथ में वॉच, सिंपल पर क्लासी। उसके गले में गोल्ड चेन थी और इस चेन में एक मंगलसूत्र लटक रहा था, जिसमें ब्लैक मोती लगे हुए थे। मांग में हल्का सा सिंदूर था, बिल्कुल सटल। काशवी बचपन से हाई बहुत आस्तिक थी। भगवान पर उसकी श्रद्धा उसके चेहरे की शांति में साफ झलक रही थी। कविश भी किसी से कम नहीं लग रहा था। उसने रानी कला की कुर्ता पहनी थी, नीचे वाइट पजामा। कुर्ता सिंपल था, पर इस पर की स्टिचिंग और फिटिंग यूज और ज्यादा स्मार्ट दिखा रही थी। सबसे ज्यादा जो बात दोनों को अलग बना रही थी, वो थी उनकी ग्रीन आइज, गहरी, चमकती हुई और सबका ध्यान खींच लेने वाली। दोनों एक साथ रूम से बाहर निकले। कॉरिडोर में पहले से हाई दूसरे बच्चे खड़े थे। काव्य और मृणाल भी वहीं द, दोनों ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट्स में खुश और एक्साइटेड। काव्य ने कलरफुल लहंगा पहना था और मृणाल ने सिंपल कुर्ता पजामा। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे लग रहे थे। साथ हाई उनकी मम्मी लोग भी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस में थी। किसी ने कॉटन साड़ी पहनी थी, किसी ने सलवार सूट। सबके चेहरों पर एक अलग हाई सुकून था, जैसे आज का दिन सच में पवित्र हो। मरियम टीचर भी वहीं थी। उन्होंने लाइट पेस्टल कलर का ट्रेडिशनल सूट पहना था, बाल नीटली टाइड और चेहरे पर एक वार्म, रिस्पॉन्सिबल स्माइल। बिल्कुल एक आइडियल टीचर की तरह। ग्रुप पूरा तैयार था। कॉरिडोर के एक कोना में दूर से कोई काशवी और कविश को चुपचाप देख रहा था। वो कोई और नहीं, करण कपूर थे। सुबह जब कविश से उनकी टक्कर हुई थी, उसके बाद करण सीधा हेड मैनेजर के पास गए थे। मैनेजर ने जैसे हाई उन्हें देखा, वो खुद शॉक हो गया। करण ने बिना वक्त गवाए पूछा, मुंबई से आया कैंप कौन सा है और कौन कौन लोग रुके हुए हैं? तब उन्हें पता चला, काशवी देसाई और उसका बेटा कविश देसाई। ये सुनते हाई करण का दिल जोर से धड़क उठा। देसाई और वो लड़की जो मन्नत जैसी दिखती थी। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया। फ्लैशबैक, जब करण ने अपने असिस्टेंट को बच्चों को ग्राउंड फ्लोर छोड़कर आने को कहा था, उसी पल से उनकी नज़र काशवी पर टिक गई थी। जैसे हाई उन्होंने काशवी का चेहरा देखा, शॉक, वही फीचर्स, वही एक्सप्रेशंस और वही ग्रीन आइज। उनके दिल से अनजाने हाई एक आवाज निकली, मेरी बच्ची। आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत हाई महसूस नहीं हुई। उनका दिल पहचान चुका था, ये मेरी बच्ची है, मेरे हाई वजूद का एक हिस्सा। रात को भी वो उसके होटल रूम के बाहर खड़े रहे, सिर्फ एक झलक देखने के लिए। और जब काशवी दिखी तो उनकी आंखें फिर भर आई। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, किस हाल में जीती रही, किसने यूज ये सब सहने दिया? हजार सवाल,
और उतना हाई दर्द। प्रेजेंट ए फ्लैट जब ग्रुप गोल्डन टेम्पल के लिए निकल रहा था, कारण ने दूर से आखिरी बार काशवी और कविश को देखा। फिर उन्होंने फोन उठाया। मुझे काशवी देसाई से जुड़ी हर एक डिटेल चाहिए, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। थोड़ा रुककर उन्होंने और भी सख्त आवाज में कहा, जरूरत पड़े तो अंडरवर्ल्ड की मदद भी लो। कॉल कट। कारण ने अपना कोट संभाला और धीरे से वहां से निकल गए, पर उनका दिल वहीं रह गया था। इसी सब को दूर से कबीर देख रहा था। उसने भी काशवी को देखा था। हेड मैनेजर ने यूज भी काशवी और कविश के बारे में बता दिया था। कबीर ने अपने डैड के पीछे जाते हुए कारण को देखा और यूज समझ आ गया। जो भी होगा अब डैड हाई करेंगे। उसके मन में उलझन थी। यूज काशवी से मिलना था, कविश से मिलना था, पर कैसे? वो यूज भाई मानेगा? क्या काशवी उसकी बात पर यकीन करेगी? क्या मन्नत इस सच को झेल पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ कबीर भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया, अपने डैड के पीछे। और उधर बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स गोल्डन टेम्पल की तरफ निकल चुके थे, अनजान कि उनके पीछे कहानी का सबसे बड़ा सच चल रहा है। गोल्डन टेम्पल सुबह का पवित्र वक्त। जैसे हाई बस गोल्डन टेम्पल के बाहर रुकी, हवा हाई बदल सी गई। सुबह की ठंडी ठंडी हवा, हल्की सी कीर्तन की आवाज और शबाद की मधुर गंज, सब कुछ दिल को तुरंत शांत कर देने वाला था। सबसे पहले सर पर रूमाल और चुन्नी बांधी गई। बच्चे एक्साइटेड थे। कोई एक दूसरे को चुन्नी बांधन में हेल्प कर रहा था, तो कोई अपनी पगड़ी सीधी कर रहा था। जैसे हाई वो परिक्रमा के अंदर आए, हरमंदिर साहिब धूप में सोने की तरह चमक रहा था। पाँव अपने आप धीरे हो गए और आवाज अपने आप नीचे। बच्चों की मस्ती। बच्चे पहले तो शांत थे, पर फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। काव्य ने धीरे से मृणाल को कोहनी मारी। देखो, पानी में मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मृणाल ने आंखें फाड़ कर देखा। सच में जैसे पेंटिंग हो। कविश चुपचाप खड़ा था। उसकी ग्रीन आंखें सरोवर के पानी में पड़ती रोशनी को देखकर चमक रही थी। मॉम, ये पानी इतना शांत क्यों लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। काशवी मुस्कुराए, क्योंकि यहाँ दिल भी शांत हो जाता है बेटा। फिर भी बच्चे बच्चे हाय थे। कोई पिजन्स को गिनता, कोई अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखकर हंसा, और कोई लंगा हॉल की खुशबू सूंघकर बोला, मुझे भूख लग रही है। टीचर्स उन्हें प्यार से शांत करते रहे। काशवी का माथा टेकना। काशवी ने कविश का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे गुरुद्वारा के अंदर बढ़ी। दरवाजे पर आते हाई उसकी आंखें अपने आप भर आई। उसने कविश से कहा, बेटा यहीं रुको। फिर काशवी आगे बढ़ी, नंगे पाँव ठंडी मार्बल पर चलती हुई। उसने माथा टेक दिया, आंखें बैंड, हाथ जो हुए, वही गुरु। उसके होठों से सिर्फ इतना हाई निकला। उसने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ शुक्रिया अदा किया, अपनी जिंदगी के लिए, अपने बेटे के लिए और असंजानी ताकत के लिए, जो यूज हमेशा संभालती रही थी। उसकी मांग का हल्का सा सिंदूर, गोल्ड चेन और मंगल सूत्र उसकी श्रद्धा को और गहरा बना रहे थे। एक पल के लिए उसके चेहरे पर इतनी शांति थी, जैसे सारी थकान, सारा दर्द यही छूट गया हो। एक साथ का एहसास। काशवी उठी और पीछे मड़ कर देखा। कविश हाथ जो खड़ा था, छोटा सा पर पूरी श्रद्धा के साथ। वो पल सिर्फ माँ और बेटे का नहीं था, वो पल रूह का था। बाहर निकलकर बच्चे फिर से धीरे धीरे खुसुर फुसुर करने लगे, पर आवाज में भी एक अलग सी नरमी आ चुकी थी। गोल्डन टेम्पल की पवित्रता सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं थी, वो उनके दिलों तक पहुंच चुकी थी। और दूर कहीं किस्मत खामोशी से मुस्कुरा रही थी। सीन गोल्डन टेम्पल सामना। गोल्डन टेम्पल के अंदर शबाद की मधुर आवाज हवा में घुली हुई थी। लोग लाइन में माथा टेक रहे थे, सब अपनी अपनी श्रद्धा में डूब हुए। इसी भीड़ के बीच अमरदीप जी, अंजलि जी और मन्नत भी आगे बढ़े। अमरदीप जी ने पहले माथा टेक दिया, अंजलि जी ने आंखें बैंड करके अरदास की, मन्नत भी चुपचाप झुकी। पर जैसे हाई उसने उठकर सामने देखा, वक्त रुक गया। एक झलक और शौक। सामने थोड़ी दूर
काशवी माथा टेककर खड़ी हो रही थी और उसके पास कविश खड़ा था। अंजलि जी की सांस अटैक सी गई। अमरदीप जी के हाथ अपने आप जट गए, पर आंखों में हैरानी और घबराहट दोनों थी। ये अमरदीप जी के मुंह से आवाज भी पूरी नहीं निकली। अंजलि जी ने मन्नत की तरफ देखा और मन्नत बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। उसकी आंखें सिर्फ काशवी पर नहीं, कविश पर टिकी हुई थी। वही आंखें, वही ग्रीन शेड, वही जानी पहचानी सी फीलिंग जो दिल के किसी कोना को जोर से हिला गई। ये कैसे हो सकता है? उसके दिल ने खुद से सवाल किया। बच्चे की आवाज। उतनी देर में कविश ने उन तीनों को देखा, पहले ध्यान से, फिर जैसे हाय उसकी नजर मन्नत पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। अगला पल, नानी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मॉम, देखो ना, नानी यहाँ है। कविश खुशी से उछल पड़ा और काशवी का हाथ खींचता हुआ बोला, मॉम देखो, वही नानी। टूटता हुआ सब्र। काशवी एकदम से मड़कर देखती है। गोल्डन टेम्पल घालाट पहचान। गोल्डन टेम्पल के अंदर शबैट की आवाज पहले से ज्यादा गहरी और शांत लग रही थी, जैसे हर धड़कन को संभाल रही हो। प्रेजेंट। काशवी पीछे से देखती है। दो बुजुर्ग लोग, शांत चेहरे, सफेद बाल, आंखों में सुकून। उससे समाजन में एक पल भी नहीं लगता। ये मन्नत नहीं है। इसी बीच भीड़ के पीछे से कबीर ने मन्नत का हाथ जोर से पकड़कर यूं साइड में खींच लिया था। कबीर की आवाज धीमी पर सख्त थी। मनु, अभी नहीं, प्लीज। मन्नत कुछ बोलना चाहती थी, पर कबीर की आंखों में जो डर था, उसने यूज चुप करने पर मजबूर कर दिया। फ्लैशबैक। कबीर। जब कबीर सुबह होटल से निकला था, तो उसके दिमाग में एक हाई बात घूम रही थी। आज दादा दादी और मनु गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। उससे अंदेशा था, कहीं सब आमने सामने न आ जाएं। इसलिए जैसे हाई बच्चों की आवाज उसने सुनी और कविश का नानी कहना उसके कानों में पड़ा, उसने बिना सोचे मन्नत को पीछे खींच लिया। प्रेजेंट। कविश अचानक काशवी का हाथ छोड़ देता है और खुशी से चिल्लाता हुआ दो बुजुर्ग लोगों की तरफ दौड़ पड़ता है। नानी, नानी। वो सीधा अमरदीप जी और अंजलि जी के पास पहुंच जाता है। काशवी घबरा कर उसके पीछे आती है। नहीं बेटा, काशवी प्यार से पर घबराहट में बोलती है। यह नानी नहीं है। नानी मुंबई में है ना, याद है। पर कविश जिद पर आ जाता है। मॉम, मैंने अभी देखा था, वो यहीं थी। वो इधर उधर देखने लगता है, आंखों में उलझन और हल्की नमी। काशवी का दिल भर आता है। यूज कैसे समझाए अंजलि जी का प्यार। अंजलि जी धीरे से झुककर कविश के सामने आती हैं। उनकी आवाज में ममता थी। वैसे बेटा, आप अपनी नानी को ढूंढ रहे हो ना? कविश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, हाँ। अंजलि जी उसके सर पर हाथ रखती हैं। देखो बेटा, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। कभी कभी हमें लगता है हमने किसी अपने को देख लिया। फिर मुस्कुराकर बोलती हैं, अगर वो आपकी नानी होती, तो क्या वो आपको इतना रोती हुई छोड़ देती? कविश कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से नॉड करता है। शायद मुझे गलत लग गया। वो पलटकर काशवी के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शर्म और शुक्रिया। काशवी अमरदीप जी और अंजलि जी की तरफ देखती है। आंखों में माफी और इज्जत दोनों होती हैं। आई एम सॉरी, वो नम्रता से कहती है। और थैंक यू, आपने समझा दिया। अमरदीप जी सिर्फ मुस्कुराते हैं। अंजलि जी प्यार से कविश को देखकर कहती हैं, वाहेगुरु सब ठीक कर देते हैं बेटा। काशवी और कविश आगे बढ़ जाते हैं, पर पीछे खड़े अमरदीप जी और अंजलि जी एक दूसरे को देखकर एक हाई बात महसूस कर रहे थे। ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। शबैट की मधुर धुन धीरे धीरे पीछे छुटती गई और भीड़ लंगा हॉल की बढ़ने बढ़ने लगी। स्टील के थालों की हल्की सी खनक, सेवा करते हुए लोगों की आवाज और गरम रोटी की खुशबू, सब मिलकर एक अलग हाई सुकून पैदा कर रहे थे। आगे बढ़ता काफिला। सबसे आगे काशवी चल रही थी, एक हाथ से कविश का हाथ पकड़े हुए। कविश की आंखों में अभी भी
थोड़ी सी उदासी थी, पर भूख और बचचौन वाली जिज्ञासा यूज धीरे धीरे नॉर्मल कर रही थी। मॉम, लंगा में कैडा प्रसाद मिलेगा ना? उसने मासूम सी आवाज में पूछा। काशवी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, पहले लंगा, फिर प्रसाद। पीछे चलती पाचायन, उनसे थोड़ा पीछे अमरदीप जी और अंजलि जी भी चल रहे थे। अंजलि जी की नज़र बार बार कविश की पीठ पर जाकर रुक जाती थी, जैसे कोई अनजाना रिश्ता बाबा दिल को खींचे जा रहा हो। अमरदीप जी चुप थे, पर उनके चेहरे पर जो गंभीरता थी, वो साफ कह रही थी, ये सिर्फ बचचौन वाली बात नहीं थी। मन्नत का खामोश सफर। उनके बिल्कुल पीछे मन्नत भी चल रही थी, चेहरे पर ब्लैक मास्क, आंखों पर डार्क गॉगल्स, जैसे दुनिया से नहीं, पर अपने जज्बातन से छुपना चाह रही हो। उसके दिल के अंदर एक तूफान सा चल रहा था। वो बच्चा, वही आवाज, वही आंखें। पर मन्नत ने अपनी सांसें संभाली। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, अभी सिर्फ इस पल में जीना है। वो बिना किसी को छुए, बिना नजर मिलाए, सिर्फ उन सबके कदमों के साथ कदमों को मिलाकर चलती रही। लंगा की मर्यादा। लंगा हॉल के दरवाजे पर पहुंचकर सब ने अपने जूते उतारे। जमीन पर सफेद चादर बिछी थी। लोग एक हाई लाइन में बैठ रहे थे, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। काशवी ने कविश को अपने पास बिठाया। अंजलि जी और अमरदीप जी भी थोड़ी दूरी पर उनके सामने बैठ गए। मन्नत सबसे पीछे, थोड़ा अलग, पर नजर वही टिकी रही। स्टील का थाल रखा गया, दाल, सब्जी, रोटी, सब बराबर, पर कुछ चीजें थी जो बराबर नहीं हो पा रही थी। दिल की धड़कनें और बीते हुए रिश्तों की गूंज। सीन यहीं थमता है, लंगा की पवित्र जमीन पर, जहां भूख सिर्फ पेट की नहीं, सच की भी थी। लंगा के बाद सब लोग धीरे धीरे उठकर बाहर आने लगे। हवा में शाम की ठंडक घुल चुकी थी, और सूरज की रोशनी गोल्डन दीवारों पर नरम सी चमक छोड़ रही थी। एक छोटी सी दोस्ती। इसी बीच अमरदीप जी और अंजलि जी कविश से बातें कर रहे थे। बेटा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अंजलि जी ने प्यार से पूछा। थर्ड। कविश मुस्कुराते हुए बोला, और मुझे ड्राइंग और क्रिकेट दोनों पसंद है। अमरदीप जी हंस पड़े। बहुत बढ़िया। थोड़ी दूर मन्नत खड़ी थी, मास्क और गॉगल्स के पीछे भी। उसकी नज़र कविश पर हाई टिकी हुई थी। दिल बार बार कह रहा था, इस बच्चे से बात करो, सिर्फ एक बार, पर वो चुप रही। दिल की आवाज़। काशवी ये सब देख रही थी। उसके दिल में भी एक अजीब सा अपनापन उठ रहा था, जैसे ये बुजुर्ग लोग किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हों। तभी काव्य और मृणाल भागते हुए आए। चलो कविश, दोनों एक साथ बोली। सब बच्चे उधर खेल रहे हैं। कविश खुश हो गया। वो अमरदीप जी और अंजलि जी की तरफ मुड़ा। बाय। वो जाने हाई वाला था कि काशवी ने धीरे से कहा, बेटा, पहले पैर छू लो, ये तुमसे बड़े हैं, इनका आशीर्वाद लो। कविश बिना सोचे झुककर पैर छूटा है। अंजलि जी के चेहरे पर आंखों तक पहनती हुई मुस्कान आ जाती है। अमरदीप जी ने उसके सर पर हाथ रखा। खुश रहो। एक कार्ड, एक वादा। जैसे हाई काशवी आगे बढ़ने लगी, अंजलि जी ने यूजी रोका। उन्होंने अपना कार्ड आगे बढ़ाया। बेटा, जाने से पहले हमसे मिल लेना। फिर हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोला, हम आम तौर पर अनजानों से ऐसे बात नहीं करते, पर पता नहीं क्यों तुम अपनी सी लग रही हो। काशवी ने कार्ड लिया, एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, जरूर। उसका दिल भी मान चुका था। अलग रास्ते। थोड़ी हाई देर में कपूर फैमिली वहां से निकल गई। अमरदीप जी आगे, अंजलि जी उनके साथ, और मन्नत, जो जाते जाते एक बार मड़कर कविश और काशवी को देख लेती है। शाम का ढलना। शाम गहरा रही थी। गोल्डन टेम्पल की रोशनी आसमान से बातें कर रही थी। बच्चे अपनी मॉम्स के साथ वापिस होटल की तरफ चल पड़े। हेस्ट हुए, थके हुए, पर अनजानी यादों से भरे हुए। और पीछे छूट गया एक पवित्र स्थल, जहां रिश्तों की पहली डोर खामोशी में बंध चुकी थी।
सीन कपूर मैंशन सच और नाकाब। कपूर मैंशन का माहौल शाम की सॉफ्ट लाइट्स में चमक रहा था, जैसे हाय मन्नत अंदर आती है। उसकी नज़र सामने खड़ी एक औरत पर पड़ती है, एलिगेंट पर हद से ज़्यादा सजी हुई, चेहरे पर भारी मेकअप, गहरी लिपस्टिक और एक डिज़ाइनर साड़ी जो खूबसूरत कम और दिखवा ज़्यादा लग रही थी। ब्लाउज इतना डीप था जैसे वो घर नहीं, किसी फैशन रैंप पर आई हो। मन्नत के कदम वही थम जाते हैं। औरत जैसे हाय मन्नत को देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। मेरी बच्ची, वो ऑलमोस्ट चीखती हुई मन्नत की तरफ बढ़ती है और ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश करती है। मन्नत का गुस्सा, मन्नत का चेहरा एकदम सैक्ट हो जाता है। वो यूजी जोर से पीछे धकेल देती है। बस, उसकी आवाज़ में नफरत और दर्द दोनों थे। कितनी बार बोला है, मुझसे दूर रहो, मुझे आप पसंद नहीं हो। वो औरत और कोई नहीं, रोमी मेहरा, दुनिया के लिए कबीर और मन्नत की बायोलॉजिकल मदर। पर सच, वो अभी अंधेरे में था। झूठी ममता, रोमी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो ड्रामे के साथ बोलती है, मनु बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो। मन्नत का पेशेंस टूट जाता है। क्या चाहिए आपको? वो तेजी से बोलती है, इस मंथ के पैसे नहीं माइलना इसलिए आए हो। दादा ने अभी तक ट्रांसफर नहीं किए, तो यहाँ आकर ये ड्रामा कर रही हो। रोमी और जोर से रोने लगती है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा है और आज तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। वो अपना हाथ सीने पर रखकर और भी बड़ा नाटक शुरू कर देती है। कारण का सच्चा वार। तभी कारण कपूर हॉल में आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी, सालों की। वो रोमी के पास आकर उसके हाथ में एक कार्ड थमा देते हैं। ये लो। उनका टोन ठंडा पर काटने जैसा था। और दोबारा अपनी शक्ल लेकर इस घर में दिखना मत। रोमी एकदम से चुप हो जाती है, फिर धीरे से कारण की तरफ देखकर बोलती है, कारण, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए आज तक शादी नहीं की। नाकाब के पीछे का चेहरा। कारण कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मुंह मोड़ लेते हैं। रोमी रोते रोते वहां से निकल जाती है, पर जैसे हाई मैंशन के बाहर पहुंचती है, उसका चेहरा बदल जाता है। आंसू गायब, होठों पर शैतानी मुस्कान, स्माइल विद हॉर्न्स। तुम हाई तो एक चाबी हो, वो खुद से बोलती है, जिससे मैं अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती हूँ। वो जोर से हंसती है, अपनी लग्जरी कार में बैठती है और इंजन स्टार्ट करते हाई कपूर मैंशन से निकल जाती है। अंदर मन्नत का दिल कांप रहा था और कहीं ना कहीं एक और सच अपनी बारी का इंतजार कर रहा। सीन रात के राज पंजाब होटल। कपूर मैंशन से रोमी के जाते हाई जैसे मन्नत का सब्र का बंध टूट गया। कपूर मैंशन स्टडी रूम। मन्नत रोते हुए सीधा कारण का हाथ पकड़कर स्टडी रूम में ले जाती है। उसके पीछे अंजलि जी और अमरदीप जी भी आ जाते हैं। डैड, मन्नत की आवाज़ कांप रही थी। मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी असली माँ। वो आंसुओं में बोलती जाती है, ये औरत मेरी माँ नहीं है। ये बात मुझे इतने सालों में समझ आ गई। आपको क्यों नहीं आई, डैड? कारण का चेहरा बिल्कुल शांत था, पर आंखों के अंदर तूफान था। बस इतना बोला, मैं यूज ढूंढ रहा हूँ। मुझे भी कल हाई पता चला, बेटा। इतना कहकर वो चुपचाप स्टडी रूम से निकल जाता है। कारण का अकेलापन। अपने रूम में जाकर कारण सिगरेट जलाता है, खिड़की से चांद को देखता हुआ भीगी आवाज में कहता है, बस हो गया बाबा जी, अब और इम्तिहान मत लो। ए फ्लैट तो मेरे बच्चों को उसकी ज़रूरत है। एक आंसू चुपचाप उसकी आंख से गिर जाता है। मुंबई देसाई मैंशन रात। मुंबई में रात गहरी हो चुकी थी। कृतिका अपने बेड पर लेटी हुई थी। दिल बेचैन था, अजीब सी फीलिंग, जैसे कोई यूज पुकार रहा हो, जैसे कोई रो रहा हो। ये एहसास यूज पहले भी आता था, हर बार, पर हर बार की तरह वो इस फीलिंग को अवॉइड करती है और आंखें बैंड कर लेती है। पंजाब होटल रूम रात।
होटल के रूम में काशवी और कविश बेड पर थे। दूर नॉक होता है। एक वेटर आता है। मैम, नाइट ड्रिंक। ग्लास में गरम दूध था। काशवी कविश को देती है। पियो। कविश मुस्कुराता है। ग्लास माँ के हाथ में दे देता है। पहले आप। काशवी थकावट में पी जाती है और थोड़ी हाई देर में गहरी नींद में चली जाती है। कविश अभी भी जाग रहा था। वो आवाज। अचानक क्रीक। रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। कविश उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। दरवाज पर एक औरत खड़ी थी। सीन पंजाब होटल सच का सामना रात। होटल रूम का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। जो औरत कविश ने देखी थी वो कोई और नहीं मन्नत थी और उसके साथ खड़े थे करण कपूर। कमरे की हल्की रोशनी में मन्नत का चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू और हिम्मत दोनों। जैसे हाई कविश ने मन्नत को देखा, उसकी आंखें चमक उठती हैं। नानी, वो खुशी से चीखता है और सीधा मन्नत के गले लग जाता है। पर ये गले लगना अलग था, सिर्फ पहचान का नहीं, बेहद गहरे प्यार का। मन्नत के हाथ अपने आप कविश के सर पर आ जाते हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी कविश की नज़र मन्नत के बगल में खड़े करण जी पर पड़ती है। वो उनकी आंखों में देखता है और अचानक खुश हो जाता है। नानू, एक पल भी वेस्ट किए बिना वो उछलकर करण जी की गोदी में चढ़ जाता है। नानी, आप नानू को लाए, वो खुशी से बोलता है। ए फ्लैट में सबको बताऊंगा कि मेरे पास भी नानू है। ये सुनकर मन्नत और करण दोनों फ्रीज हो जाते हैं। शॉक पूरा का पूरा। बच्चे का सच। करण जी धीरे से पूछते हैं, बेटा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा नानू हूँ? कविश बिल्कुल मासूमियत से मन्नत की तरफ देखता है। नानी ने मुझे बताया था, वो सीधा बोलता है। नानी ने कहा था मेरे नानू की आंखें बिल्कुल मेरी जैसी होंगी। फिर धीरे से बोलता है, और जब नानू वापस आएंगे तो वो मुझे मिलवाएंगी, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। सीक्रेट था ना। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। करण जी का दिल जैसे सीने में टूटकर बिखर जाता है। इस बच्चे ने पहले हाई सब महसूस कर लिया था। करण का सीक्रेट। करण जी कविश को थोड़ा सा और पास खींच लेते हैं। उनकी आवाज भारी हो जाती है। अच्छा, तो तुमने अपना सीक्रेट संभाल के रखा? कविश नोड करता है। करण जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, तो अब मेरी बारी है। मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। कविश की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। मन्नत की सांसें रुक सी जाती हैं। कमरा जैसे अगला सच सन के लिए सांस रोककर खड़ा हो। सीन यहीं रुकता है।